नमस्कार दोस्तों, थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज हम जानेंगे भारत के पीओके के बारे में, जो कि भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। ये करीब 78,104 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा है। तो इसका जो इतिहास है, इसकी कंट्रोवर्सी समझने से पहले हम थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें समझ लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 रिवोक्ड हुआ, जिसके चलते जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस और लिमिटेड अटॉर्नी का सिस्टम ख़त्म हुआ। दूसरी बात ये कि जम्मू कश्मीर की इस स्थिति को समझने से पहले इसकी जोग्राफिकल स्थिति को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जोग्राफिकल स्थिति के बारे में बात करें, पहला तो हमने बता दिया कि 30% एरिया पीओके है और दूसरा जो 10% एरिया चाइना ने ऑक्यूपाइड करके रखा है। 37,555 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये करीब 10% एरिया है। तो पाकिस्तान ने करीब 30% एरिया कब्जा करके रखा है, चाइना ने 10% एरिया कब्जा करके रखा है। तो क्यों इंडिया कभी भी पीओके को अपना वापस नहीं ले पाया, आइए समझते हैं हम लोग। और 3 सवाल जो उठने लाजमी हैं। पहला ये कि हम वापस क्यों नहीं ले पाए, दूसरा ये कि हम किस तरह इसको वापस लेंगे, तीसरा रीज़न ये कि हम इसको अगर वापस ले लेंगे तो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। सब कुछ जानेंगे, परमानेंट सॉल्यूशंस देने का प्रयास करेंगे और विनम्रता के साथ इस वीडियो को शुरू करेंगे, बिना किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। हाँ तो दोस्तों, पीओके की थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में समझ लेते हैं। पीओके दोस्तों आज के समय में पाकिस्तान के दो भागों में बटा है। पहला ये आज़ाद कश्मीर में बटा है, जिसमें करीब 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, जो करीब 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स में बटा है और इनमें भी करीब 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और ये फैक्चुअल बात बोलूँ कि ये आज़ाद कश्मीर से 5 गुना बड़ा भी है। अब दोस्तों, इसका इतिहास शुरू होता है 1947 से, जब महाराजा हरि सिंह का रोल आता है। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पे बताया भी गया था। तो दोस्तों 1947 थोड़ा सा हम भी बता देते हैं, 1-2 मिनट लगेगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 1947 में माउंटबेटन, जो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल होते हैं, अपनी एक पैरामाउंटेंसी पॉलिसी निकालते हैं, जिसके तहत 3 नियम निकालते हैं। पहला, टू जॉइन डोमेन ऑफ इंडिया। दूसरा, टू जॉइन इन पाकिस्तान। तीसरा, टू रिमेन अ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो 3 नियम निकलते हैं। अब जम्मू कश्मीर में क्या स्टेटस था, हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, बट वहाँ के जो राजा होते हैं, महाराजा हरि सिंह, वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं। इसके पीछे एक स्ट्रेटजिक रीजन है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, वीडियो में बने जरूर रहना। दूसरा ये कि जो ये महाराजा थे, यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन वो मुस्लिम थी, बट ये राजा हिंदू थे। दूसरी बात ये कि इन्होंने गवर्नमेंट वहाँ पे अपनी पॉपुलेशन पे इतने ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, ऑपरेसिव टैक्स ले रहे थे, जिससे कि इनकी जो यहाँ की जनता थी काफ़ी ज़्यादा त्रस्त हो चुकी थी और इनके खिलाफ विद्रोह होने लग गया था। और इस विद्रोह के चलते भारत के जब बंटवारे के लिए, अब जब घर में ही विद्रोह होगा तो बाहर के लोग तो आएंगे ही फ़ायदा उठाने। पाकिस्तान के सबसे पहले पंजाब प्रोविंस में आने वाले रावलपिंडी में उसने यहाँ पर हमला छेड़ दिया, और जिसके चलते जो पुंछ, जो कि जम्मू कश्मीर का पहले हिस्सा था, अब पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कंट्रोल का हिस्सा है, तो वहाँ पर हमला छेड़ दिया और मॉब लिंचिंग हो गई, जिसके चलते हमारे मुजफ्फराबाद और बारामूला जैसे स्टेट को 3 जनवरी 1943 अक्टूबर 1947 को कैप्चर कर लिया, जो कि श्रीनगर से 35 किलोमीटर की दूरी पे था। ऊपर से कबीलाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो पाकिस्तान का प्रोविंस है, वहाँ से पश्तून और कबीलाई लोगों को हमला कर दिया, जिससे कि गिलगित बाल्टिस्तान का भी क्षेत्र इन्होंने काफ़ी तेज़ी से कब्जे करवा लिया। अब ये कब्जा किए गए टेरिटरी को, इलीगल टेरिटरी को देखते हुए महाराजा हरि सिंह को काफ़ी ज़्यादा डर लगा, जिसके चलते 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह भारत के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद मांगने आते हैं। लेकिन भारत ने इंडिया ने जम्मू कश्मीर में एग्जाइल करने से इनकार कर दिया, जिससे कि क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि जब तक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं हो सकता, तो भारत उसका कोई भी ऑफिशियल रूप में मदद भी नहीं कर सकता। अपनी इनेबिलिटी को दर्शाने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करी 26 अक्टूबर 1947 को, जिसके चलते जम्मू कश्मीर का डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी और एक्सटर्नल अफेयर्स और
जितने भी डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स हैं, वो सारे भारत द्वारा कराए जाएंगे। महाराजा हरि सिंह ने इसको हैंड ओवर कर दिया इंडिया को। अब भारत ने इमीडिएट एक्शन लिया, भारत की मिलिट्री तुरंत एक्शन लिया और मिलिट्री गई और महज कुछ महीनों कुछ हफ्तों में मैं बोलूँगा कि वहाँ के लगभग पाकिस्तान की सेना को बैकफुट पे ले आई। बट इसी बीच ये युद्ध जम्मू कश्मीर हमारा पूरा हो जाता। बस इसी बीच 1 जनवरी 1948 को हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यूएनओ में चले जाते हैं। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब इसके पीछे बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, आपको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगी, बट मैं किसी की भी ब्रांडिंग ख़राब नहीं करना चाहता और मैं जो एक्चुअल रीज़न है वो बताना चाहता हूँ। यूएनओ ने अपनी रिजोल्यूशन पास करी 1949 में, अप्रैल 1949 में। इस रिजोल्यूशन में यूएन ने 3 नियम बताए जिसको रिजोल्यूशन 47 बोला जाता है। पहला नियम यह था कि पाकिस्तान के जितने भी ट्रूप्स हैं उसको विड्रॉल कर दिया जाएगा, ठीक। दूसरा नियम ये था कि भारत की जो यहाँ पर सेना है उसको मिनिमम कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे जो इनेबिलिटी जो हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा वॉर टाइप का जो स्थिति बन गई थी और वॉर हो रही थी, उसको ख़त्म करने का पहला नियम लिया। दूसरा डिसीजन ये लिया कि यहाँ पर एक प्लेबिसाइट एग्जाइल सेटअप करी जाएगी पाकिस्तान के ट्रूप्स के जाने के बाद। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं पाकिस्तान के ट्रूप्स तो कभी गए नहीं। और प्लेबिसाइट के बारे में बता दूं, प्लेबिसाइट एक ऐसा इलेक्शन होता है जिसमें लोकल्स की राय ली जाती है कि वो किस स्टेट में जाना चाहेंगे। अच्छा, ये बात बता दूं कि भारत में ये पहले भी हो चुका है। सिक्किम, जैसा कि हम जानते हैं 1975 में भारत का अभिन्न हिस्सा बना और वहाँ पर भी यही इलेक्शन हुए जिसमें कि 97% पॉपुलेशन ने भारत के फेवर में वोट करा और भारत का ये अभिन्न हिस्सा बन गया। अब यही काम यहाँ पर भी होने वाला था, बट ऐसा नहीं हुआ, तो आज भी नहीं हुआ, जिसके चलते 1949 में कराची एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच साइन कर दिया जाता है, जिसके तहत एक अनऑफिशियल तरीके से, अनऑफिशियल बोल रहा हूँ मैं, सीज फायर लाइन बनाई जाती हैं। इन सीज फायर लाइन में कहा जाता है कि जो लोग जहाँ पर हैं अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे, क्योंकि दोनों देशों में अब इंडिया जो था वो चाहता था कि युद्ध ना हो और एक पीस मेंटेन करना चाहते थे। तो पीस को इंश्योर करने के लिए इंडिया ने ये सेटअप लिया। और सबसे पहले एक छोटी सी बात बता दूँ फैक्चुअल, कि पहले पाकिस्तान की राजधानी क्या थी, तो पाकिस्तान की पुरानी राजधानी कराची थी, ठीक है। अब देन इसके बाद ये, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 370 आर्टिकल था, जिसके चलते भारत का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं हो पाता था। और हस्तक्षेप ना होने के चलते 1962 में जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच युद्ध हो रहा था और भारत में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था और भारत की जो सरकार थी काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल हो चुकी थी। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के चक्कर में और भारत पर एक आत्मघाती प्रहार करा 1963 में पाकिस्तान ने सीनो पाक एग्रीमेंट साइन कर दिया चाइना के साथ। और जो कि पीओके के अंडर में एरिया नहीं आता है, करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया, जिसको ट्रांस-काराकोरम स्टेट के नाम से जाना जाता है, ट्रांस-काराकोरम रेंज के बारे में जाना जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ और इस पर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होनी चाहिए हुई, बट ये ग्लोबल लेवल पर और ज़्यादा हो नहीं पाई और ये मामला भी दबकर रह गया। देन इसी के बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, जो कि हम कहते हैं ये भी भारत के फेवर में नहीं था। इसमें एग्रीमेंट में कहा गया कि ये जो सीज फायर लाइन है इसको ऑफिशियल रूप में भारत की ये लाइन बन जाएंगी, एक बॉर्डर बन जाएगा। और जो आप आज के समय में बॉर्डर देखते हैं इसको LOC बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। तो ये भी भारत के फेवर में नहीं था, क्योंकि भारत ने अपना हिस्सा किसी को दे दिया था ऑफिशियल रूप में। तो इसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान क्या करता है वो समझ लेते हैं हम। इसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाता है, क्योंकि आर्टिकल 370 होता है। इसके हटने के बाद सितंबर 2020 को भारत जो होता है फिर से यूएनओ में आवाज़ उठाता है वहाँ के लोकल पीपल्स के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोकल पीपल तो चाहते थे कि वो इंडिया में हो जाए ना, इसलिए वहाँ के लोकल पीपल्स की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ऐसा करता है। और देन इसके बाद ही पाकिस्तान की तरफ से क्या निर्णय आता है और पाकिस्तान क्या करता है ये लोग नहीं जानते हैं। पाकिस्तान इस एरिया को पीओके को अपना एक अभिन्न स्टेट बना लेता है, जो कि इल्लीगल तरीके से कैप्चर किया था पाकिस्तान ने। ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। 5th प्रोविंस स्टेट पाकिस्तान बना लेता है। अब इतना तो आप सभी लोग समझ चुके हैं, हिस्ट्री समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान पीओके का जो ये एरिया है भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, 3 से 4 इंपॉर्टेंस है वो समझ लेते हैं। पहला ये इसका बॉर्डर शेयर करीब 3 नेशन से होता है,
पाकिस्तान से होता है, अफ़गानिस्तान से होता है, चाइना से होता है, चाइना के सिंजियांग प्रोविंस से होता है, और तो और वखान कॉरिडोर यहीं से गुजरता है। और तो और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज, कहा जाता है कि मुजफ्फराबाद और ये आपका जो पुंछ साइड का एरिया है वहाँ पर कोल, गोल्ड माइन और चॉक्स, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम जैसे महत्वपूर्ण जो धातुएं होती हैं वो वहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि इंडिया के लिए भी एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज दे सकते हैं। तीसरा रीज़न दोस्तों ये है कि अगर हमें पीओके ये मिल गया, हमने अपना रिकैप्चर कर लिया, तो हम चाइना का जो सीपैक प्रोजेक्ट है उसको हम रोक सकते हैं, थ्रेटन कर सकते हैं, जिसमें चाइना ने करीब 50 बिलियन इन्वेस्ट करा है, जो कि भारत की सॉवरेनिटी पर हमला करता है। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि भारत आज तक कभी भी कब्जा क्यों नहीं कर पाया, अपनी टेरिटरी को दोबारा कैप्चर क्यों नहीं कर पाया। तो कुछ छोटे छोटे जोग्राफिकल कारण ये हैं कि ये एक माउंटेनियस रीजन है। दूसरा कारण ये है कि पाकिस्तान की जो ट्रूप्स हैं वो लेस एलिवेशन पे रहते हैं और हम नीचे रहते हैं और वो ऊपर रहते हैं। ये ऊपर नीचे का जो सिस्टम होता है और एक पहाड़ी क्षेत्र होता है, इसको कब्जा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, एक्सट्रीमिस्ट के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। इंडिया की नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी है, जिसके चलते भी इंडिया ने कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं करा, और पाकिस्तान ने भारत को कई सारे हमले ये मैं बोलूँगा कि पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा मौके दिए इंडिया को, कई सारे रीजंस क्रिएट करे कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करे, पर इंडिया ने स्ट्रिक्ट डिसीजन जो था पिछले कई दशकों में नहीं लिया था। फिलहाल अभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और दोस्तों पीओके में हम लोग को पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा जो है वहाँ पर हमें चाइना से है। चाइना का प्रेजेंस वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, चाइना के प्रोजेक्ट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, और वहाँ के लोकल्स लोगों को डर है कि उन्हें चाइना कभी भी कैप्चर कर सकता है। ये भी कारण है। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि हमारे जो अगल बगल कंट्रीज़ हैं वो दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं, और हम भी न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं। तो अगर न्यूक्लियर वॉर होगी तो न्यूक्लियर वॉर के होने के चलते भारत में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मेनली ये भारत का रीजन है। अगर ये नुकसान होगा, यहाँ की जो पीस है वो भी इंश्योर नहीं हो पाएगी, और जो लोकल्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों कुल मिला के मिलिट्रीली इस स्टेट को कैप्चर करा नहीं जा सकता, तो परमानेंट ऑप्शंस क्या इंडिया के क्रिएट होते हैं। हाँ तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इसके परमानेंट सॉल्यूशन मात्र कुछ मिनटों में हम बता देंगे, लेकिन हम उसकी इंपॉर्टेंस को आपको दिखाना चाहते हैं, इसीलिए हम पार्ट 2 में बताएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग ने यहाँ तक अगर वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपना रिस्पॉन्स दे दें। और तब तक के लिए जय हिंद।